नमस्कार, आपड़ो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बाद भी सत्र में 21,117 करोड़ का लेखानुदान बजट पास हुआ। आपको बता दें कि सरकार ने 31 मार्च तक 3 दिवसीय सत्र तय किया था, लेकिन विधायी कामकाज न होने की वजह से 2 दिन में ही सत्र संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सदन की कार्रवाई को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है, इसलिए वो चाहती हैं कि अपने कार्यों से वो सदन में अपनी छाप छोड़ें। उन्होंने कहा कि सदन में महिला सदस्यों को भरपूर अवसर प्रदान हो, ये उनकी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार सड़क, हवाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो रहा है। एलिवेटेड रोड का काम भी शुरू हो गया है। सुनिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, रेल सेवा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भूतपूर्व तरीके से लगातार विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमारे यहाँ भारतमाला श्रृंखला में पूरे उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोडों पर सभी रोडें बन रही हैं, चाहे वो चार धाम की हों, चाहे हमारे अन्य क्षेत्रों की हों, हर क्षेत्रों में रोडों का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आने वाले समय में ये दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे के बीच में पूरी की जाएगी। उसके एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। इस योजना के पूरा होते ही हवाई सेवा दिल्ली से देहरादून की कम हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होगी। सर, जॉली ग्रांट का भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ उसको विकसित किया जा रहा है सर। जी, मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी उत्तराखंड के अंदर हमारा जो उत्तराखंड का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया गया है, उसका विस्तारीकरण किया गया है। पहले मात्र 200 लोगों की कैपेसिटी का एयरपोर्ट था, आज वो 1600 की कैपेसिटी का। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार रोड पर स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार तमाम सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। राज्य के अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्ति को भी योजना का लाभ मिले, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही। उन्होंने अपनी जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया और कहा कि वह नहीं बल्कि उनका हर कार्यकर्ता मंत्री बना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का और माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विभाग मुझे मंत्रालय के रूप में दिए हैं। और निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में तो उत्साह होना ही था, जिन्होंने इस चुनाव के दौरान जो मेहनत की है, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ के पूरे तन मन और धन से काम किया। आज उनके मन में खुशी की जो इंतहा है वो तो बढ़ेगी। और मैं इसलिए इन सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सभी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे 4 बार अपने इस क्षेत्र का विधायक बनाया, तो निश्चित रूप से मैं तो हमेशा इनका आभारी हूँ। और जहाँ तक आपने देहरादून जाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऋषिकेश का हूँ, ऋषिकेश का ही रहूँगा। ये बात अलग है कि कभी बैठकें होंगी, कहीं जाना भी पड़ेगा। और स्वाभाविक तौर से जो दायित्व मिला है उसमें अनेकों बैठकों का भी दौर चलेगा, क्योंकि मुझे अब आप भी जानते हैं, क्योंकि मंत्रालय कोई एक सीमित दायरे में उसको नहीं बांध सकते, तो उस नाते जहाँ भी बैठकों में जाना पड़ा। और मेरा कार्यकर्ता इस बात को समझता भी है। जब मैं पहली बार जब अध्यक्ष विधानसभा बना, जिसका एक अपना एक प्रोटोकॉल था, तो शुरू में कार्यकर्ताओं को असहज सा महसूस हुआ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरा दायित्व इस प्रकार का है, तो इन्होंने भी अपने आप को एडजस्ट किया। मेरा ये कार्यकर्ता जो है, वास्तव में मैं तो इनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। महंगाई को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने महंगाई पर अपने तेवर पूरी तरह से तल्ख कर दिए। विधानसभा से लेकर सड़कों तक कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से घेरने का मन बना चुकी है।
जिसके तहत काशीपुर में नगर निगम परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता नरेंद्र चंद बाबा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, दाल, गेहूं समेत खाद्यान्नों के दामों में बढ़ोतरी करके जनता का बजट बिगाड़ दिया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार महंगाई कम नहीं करेगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। जब तक इलेक्शन थे तब तक ठीक था, पर जिस हिसाब से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आम आदमी को बहुत परेशानी आएगी। अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ के दाम, जैसे सब्जी है, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ के हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। उसको रोकना पड़ेगा क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही हम पिछड़े हुए हैं, पैसे का रोटेशन वैसे ही कम है और इस समय पे सरकार को आम आदमी की मदद करनी चाहिए, उनको परेशानी में नहीं डालना चाहिए। इसके लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं और कोशिश करेंगे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा सरकार का हर फैसला राजनीति से प्रेरित होता है। वोटों के तराजू में तोड़कर भाजपा की सरकार जनहित को ध्यान न रखते हुए अपने फैसले, निर्णय थोपने का काम भारत की जनता पे करती है। जिस तरीके से बेहिताशा दाम तेल, डीजल, पेट्रोल के बढ़ाए गए हैं, मैं एक सवाल आप ही से पूछती हूँ कि जब ये राज्यों में चुनाव थे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेलों के दाम बढ़ने के बावजूद भी तब तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाते, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं बेतहाशा महंगाई तेल और पेट्रोल को लेकर के हो जाती है। पिछले 15 दिनों में 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। ये सारे फैसले राजनीति से प्रेरित नहीं है तो क्या है? जिस तरह से भाजपा की सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था, सच्चाई वास्तविकता ये है कि आज जनता की कमर महंगाई से टूटी हुई है। हर वर्ग महंगाई की मार को झेल रहा है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जनता की आवाज़ को कांग्रेस ने हमेशा उठाने का काम किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा और शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे भाजपा की सरकार केवल ध्यान भटकाने का काम करती है, लेकिन जनता की इस लड़ाई को कांग्रेस ने हमेशा लड़ा है और भविष्य में कांग्रेस एकजुट होकर जनता की लड़ाई को। कीमतों में आए दिन बढ़ोतरी करी जा रही है, जिसका प्रभाव आम जनता के हितों पर पड़ रहा है। महंगाई से पूरा देश की जनता त्रस्त है और देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लूटने के लिए तैयार हैं। ये अफसोस का विषय है कि एक तरफ तो देश का अन्नदाता, देश का मजदूर, देश का किसान, देश की आम जनता महंगाई और तेल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। दूसरी ओर कान में रुई ठूंसकर बैठी हुई भाजपा सरकार को जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी इस महंगाई का, इस भाजपा सरकार की दोनों नीतियों का जमकर विरोध करती है। महानायक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन की इन दिनों ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म गुड बाय फिल्म की शूटिंग चल रही। शूटिंग से फुर्सत के पल निकालकर अमिताभ बच्चन ऋषिकेश के रामा पैलेस में साउथ इंडिया की सुपरहिट फिल्म RRR देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भीड़ रामा पैलेस में उमड़ पड़ी। अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने को प्रशंसक बेताब दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन ने रामा पैलेस में पूरी फिल्म को देखा, जिसके बाद वह वापस अपने होटल नरेंद्र नगर लौट गए। बता दें कि रामा पैलेस में पहुंचने के बाद थिएटर के मालिक ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनकी आरती भी उतारी गई। लालकुआं रामपुर रेलखंड विद्युतीकरण लाइन के लक्ष्य को पूरा करते हुए आज रेल संरक्षक आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान ने मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत के साथ इज्जतनगर मंडल के नव विद्युतीकृत रामपुर लालकुआं रेलखंड का विशेष निरीक्षण ट्रेन द्वारा किया। इसके पश्चात खान ने लालकुआं से रामपुर तक गति परीक्षण भी किया। निरीक्षण स्पेशल लालकुआं से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी 55 मिनट में तय कर रामपुर पहुंची। इस दौरान निरीक्षण गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ाया गया। विद्युतीकरण का कार्य माह सितंबर 2021 में प्रारंभ किया गया था और इसकी अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपए है। इस दौरान डीआरएम आशुतोष पंत ने कहा कि लालकुआं रामपुर रेलखंड विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया, जिसका निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द काठगोदाम लाइन और काशीपुर लाइन के कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। रामपुर से लेकर लालकुआं तक का है
और इसका अभी जो भी इसमें इंस्पेक्शन किया है CRS महोदय ने, वो विद्युतीकरण से संबंधित है। अभी तक उन्होंने सारी अलग अलग जगह पे जो है, स्टेशनों पे, लेवल क्रॉसिंग पे और भी जो हमारे छोटे छोटे इंस्टॉलेशंस होते हैं, गैंग वगैरह, सब जो विद्युतीकरण से जो भी संबंधित है उसका जो है उन्होंने निरीक्षण किया है। और अब जो हम लोग जब वापस इसमें यहाँ से लेके लाल कुआं से लेके रामपुर तक स्पीड ट्रायल करेंगे, उसके बाद फिर वो अपना जो है पैसेंजर ट्रेनों का अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। पहले तो CRS का स्पीड ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद ऑथराइजेशन देते हैं, उसमें कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें भी हमको पूरी तरह करनी पड़ती हैं। दूसरी, जहाँ तक हमारी ये सप्लाई की बात है, इसके लिए विद्युत सप्लाई भी चाहिए होती है। जब ट्रेनें चलेंगी तो विद्युत सप्लाई होगी, तो हमने रामपुर से चार्ज कर रखा है इसको, या भोजीपुरा से चार्ज कर रखा है, लेकिन जब पैसेंजर गाड़ियाँ चलेगी तो हमें लालकोट सब स्टेशन और रुद्रपुर भी चार्ज करना पड़ेगा। सर हाई पावर है हुआ तो वो सबको पता है कि सारे न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि 25 kV पे चार्ज है, पूरी हो गया है। अब वो आदमी जो भी उससे जो है चोरी करने के इरादे से या जैसे भी, मुझे नहीं पता डिटेल उसकी, तो वो तो उसको आप लोग भी अपने माध्यम से लोगों को बताइए कि ऐसे काम ना करें। 25 kV जो है बहुत ज़्यादा घातक है, और आप उसके 2 मीटर के अगर जरा से भी इधर उधर कहीं आ गए तो वो तुरंत जो है मार सकता है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसमें सारे न्यूज़पेपर्स में अनाउंस कर दिया है कि ये 25 kV पे चार्ज, आज से ये 25 kV पे चार्ज रहेगी, थ्रू आउट रहेगी। तो लोगों को आप माध्यम से बताइए कि इससे दूरी रहे। जो है वन विभाग के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उसमें उन्होंने जो हमको सजेशन दिया था कि आप जो है कुछ स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, हमने वो जॉइंट के हिसाब से हमने स्पीड रेस्ट्रिक्शन परमानेंट लगा दी है। उसके बाद भी हुआ है क्योंकि उनको भी अपनी ओर से कुछ काम करना है। ठीक है, अब ये बात अभी वन विभाग के साथ मैं करूँगा। अभी जो है हाई कोर्ट में जो है विचाराधीन चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट का जब कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में गैस और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही, जबकि बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना का लालच देकर जनता को ठगने का काम किया है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद महंगाई पर रोक लगाने के बजाय महंगाई का भार आम आदमी पर और बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हुए गैस के दाम और तेल पर रोजाना 80 पैसे, रोजाना 80 पैसे सरकार है। 50 रुपये सिलेंडर पर 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। गरीब आदमी रोटी पकाने से भी मोहताज हो रहा, लकड़ी चुगने पर आ गया, और भाजपा सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इसलिए कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ, बढ़ते हुए गैस और तेल पर बढ़ते हुए दामों के खिलाफ बराबर आंदोलन करती रहेगी। आज तो पहला वो है, और इससे भी बड़ा चुनाव के बाद पहला प्रदर्शन था, और अगर महंगाई ऐसे ही रही तो हम आगे प्रदर्शन करेंगे बड़े तरीके से। अब देखिए आप, इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, गैस सिलेंडर दे दिया सबको, लेकिन उस पर गैस कम रहेगा। 1000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अब दिहाड़ी एक आदमी कितनी 500 रुपये। अब देख लीजिए आप, कहाँ सिलेंडर लाएगा, कहाँ से पेट्रोल गिरवाएगा? तो सरकार मान नहीं रही, रोज़ दिन प्रतिदिन रेट बढ़ाती जा रही है। आप देखिए महंगाई इस टाइम चरम सीमा पर है, सुनने को तैयार नहीं, बीजेपी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो हम पौड़ी जनपद के चौबट्टाखाल विधानसभा के सतपुली में संचालित चौहान स्टोन क्रेशर प्लांट को लगे हुए लगभग 10 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 10 सालों में ये प्लांट नियमों को ताक पर रखकर जमकर रेत बजरी कूट रहा, लेकिन आज तक चौहान क्रेशर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज सतपुली उपजिलाधिकारी संदीप कुमार पटवारी तहसीलदार अचानक इस प्लांट पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट के सभी दस्तावेज को खंगाला, साथ ही प्लांट के निरीक्षण के साथ साथ भंडारण की भी नाप छाप की। नाप छाप करने के बाद उनको भी प्लांट में काफी खामियां नजर आईं। हाँ, हमें लगातार इसमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर जो खनन नीति 2017 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी के सापेक्ष हमने आज वहाँ पर छापेमारी की। उसमें 2-3 टाइप के हमें छोटी छोटी अनियमितता पाई गई हैं, जिसके लिए जो स्टोन क्रेशर स्वामी है उसको भी निर्देशित कर दिया है कि ये अपनी जो ये अनियमितता है उनको अगले 8 दिन में सुचारू करे या सही करे। उसी नहीं तो उसके खिलाफ हम जो चालानी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। नहीं, अभी मौके पर हमने कोई अभी चालान नहीं किया है, क्योंकि जो खनन नीति के जो स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी पाया गया है, कंप्यूटराइज धर्म काटा भी है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी छिड़काव को लेकर के समस्या थी, और इसके साथ साथ में जो ग्रीन शेड लगता है वो प्रॉपर नहीं लगाया गया था। उसको कवर करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया।
इसके साथ साथ में हमने जो वहाँ पर एक स्टोरेज है उसका भी निरीक्षण किया। उसके साथ साथ में जो लाइव स्टॉक है वो लिया गया है और जो वास्तविक वहाँ का भंडारण है उसका भी हमने मेजरमेंट किया है। अगर उसमें कोई डिफरेंस पाया जाता है तो इसके लिए जिले के सभी तहसील मुख्यालयों, नगरीय क्षेत्रों, कस्बों और पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग निर्माण किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 स्थान चयनित किए गए हैं जहां पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन पार्किंग के अभाव में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन स्थलों में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर 31 मार्च तक प्रस्ताव का आकलन मांगा गया ताकि पार्किंग पर्यटक स्थलों पर बनाई जा सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। गए थे जो हमारे विभिन्न पर्यटक स्थल हैं और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ या ट्रैफिक की समस्या रहती है, वहां भविष्य के संभावनाओं को देखते हुए पार्किंग के जो प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं उसके संबंध में सभी एजेंसीज, एसडीएम्स और विभागों की हम लोगों ने बैठक की है। अभी 31 तारीख तक लगभग 15 स्थानों का हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम साबित हो रही। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में नहीं आ जाती तब तक केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मांगे तो हमारी पिछले 4 साल से हैं सर। हमने मांग पत्र लगाया था, उस मांग पत्र को लेकर के आज 4 साल हो गए, हमारी वेतन वृद्धि नहीं बढ़ी और उल्टा ILTA बोनस काट दिया गया और हमारे 32 लोगों को बाहर कर दिया गया। इन्होंने लिखित में समझौते में भी कर रखा है कि अगस्त माह से लेकर दिसंबर तक किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने उन्हें बाहर कर दिया है। तो इसीलिए आज यहाँ श्रम भवन में हमारा आने का यही कारण है। 30 तारीख का जो मजदूर सत्याग्रह रखा है, ये आंदोलन, आज उसकी रूपरेखा पहले से ही हमने तैयार कर ली थी। आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि यहाँ से भी हमारी जे फॉर्म लेकर के, एक जे फॉर्म होता है जिसमें यूनियन का चुनाव होता है, जे फॉर्म होता है, और एक दूसरा ये होता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमने लगा रखा था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। बोनस LTA है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और जो 16 मार्च से जो लॉकआउट तालाबंदी हो रखी है उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं बुलाई गई है श्रम भवन की तरफ से। हम भी स्कूल में खाना बनाते हैं, हमको पहले 203 रुपये मिलता है, 263 रुपये मिलता है, 513 रुपये मिलता था। आज बढ़ते बढ़ते 2000 रुपये हो गया। 2000 होने के बाद जब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने कहा था कि भोजन माताओं को 5000 रुपये दिया जाएगा, पहले तो न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, न्यूनतम वेतन नहीं भी दिया जाएगा तो भोजन माताओं को 5000 रुपये दिया जाएगा। 5000 रुपये देने के बाद वो अपने बातों से मुकर गए। जब उनके पास हम गुलर भोज उनके भवन में गए, उनने कहा कि ये बात मैंने नहीं कही है। हमने कहा सर आपने ये बात क्यों नहीं कही है, हमारे पास आपकी जीव भी है और ये उसकी पेपर की कटिंग भी है। आप लोगों ने जब ये बात कही तभी तो ये बात आगे बढ़ी है। जब हम अपने मुख से कोई बात बोलते हैं तभी तो हमारी ये बात आगे जाती है। जब हम बात बोलेंगे नहीं तो कहाँ से बोलेंगे सर। हमारी मांग है, साफ सुथरी मांग है। हमने मांग पत्र लगाया था इंक्रीमेंट के लिए और हर यूनियन लगाती है, लेकिन जो है कंपनी हमारे मांग पत्र पर समझौता ना करके हमारे साथियों को बर्खास्त कर दिया, जो कि मतलब घृणित काम है ये कि बर्खास्त कर दिया, जो समझौता पत्र पर ना बात करके। उसके बाद 18 से आज तक गतिरोध जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीच में जो है प्रदर्शन करते रहते थे, क्योंकि 20 में जो है हमारे 195 साथियों को चेन्नई ट्रांसफर कर रहे थे ये। उस समय भी हम लोग जो कि हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में है कि पूरा उत्तराखंड से बाहर हम नहीं जाएंगे, उसमें जो है प्रदर्शित है और हम लोग जो जीते हैं उसको। लेकिन जो है कंपनी प्रबंधक जानबूझ कर हमारी यूनियन तोड़ने के लिए 195 लोगों को बाहर कर रहे थे यहाँ से, और वो हमने जीत हासिल करी थी। 27 दिन के लिए इनको बैठा के सैलरी देनी पड़ी थी उच्च न्यायालय से। कि जो इनका प्रबंधन है उसके द्वारा इनके कई 2 साल लगे, कुछ समय पहले यूनियन के नेताओं को हटा दिया, उनको बहाल करने की। इसके अलावा जो मुख्य मांग इनकी है कि जो ठेकेदारी प्रथा से वहाँ काम हो रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाई जाए। इनके बोनस के कुछ इश्यू हैं उनको दूर किया जाए, और विधान परिवर्तन संबंधी कुछ जो हमारे विभाग से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने उठाया है। तो इसमें हमारे कई स्तरों पे जो कार्रवाई होती है, DLC लेवल पे, ALC लेवल पे, उस संबंध में हमारे वहाँ से निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इन पे कार्रवाई कर ली जाए। क्योंकि कुछ बीच में इनसे लगातार वार्ताएं भी चल रही है, मजदूरों और जो संबंधित हमारा प्रबंधन है इंटार्ग का, उसकी कई दौर की वार्ताएं चली हैं।
तो वार्ताओं में कभी सहमत बनती है, कभी नहीं भी बन रही है। तो उसी बीच इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो प्रबंधन ने है वो तालाबंदी की है इस बीच, तो उसको लेके भी उन पे आक्रोश है। तो इसमें हमारे विभाग द्वारा, हमारे जो एएलसी और हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी वहाँ होते हैं, उनके द्वारा जो विधिक रूप से पोजीशन है, जो कार्रवाई है वार्ता के द्वारा या नोटिस के माध्यम से, उसको हल्द्वानी में कर्मचारी संगठनों ने एक मंच पर आकर श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में धरना दिया। साथ ही गाजे बाजे के साथ अपनी मांगों को रखा और धूप में अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ बैठकर न्याय की मांग की। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार और श्रम विभाग के अधिकारी रोजगार के अवसरों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थापित कंपनियां युवाओं की बेरोजगार करने में आमादा हैं। उन्होंने कहा कि इंटरॉक कंपनी प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर कंपनी में तालाबंदी कर करीब 500 स्थायी मजदूरों समेत करीब 1000 कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया, जिससे कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर। मांगे तो हमारी पिछले 4 साल से हैं सर। हमने मांग पत्र लगाया था, उस मांग पत्र को लेकर के आज 4 साल हो गए, हमारी वेतन वृद्धि नहीं बढ़ी और उल्टा LTA बोनस काट दिया गया और हमारे 32 लोगों को बाहर कर दिया गया। इन्होंने लिखित में समझौते में भी कर रखा है कि अगस्त माह से लेकर दिसंबर तक किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने उन्हें बाहर कर दिया है। तो इसीलिए आज यहाँ श्रम भवन में हमारा आने का यही कारण है। 30 तारीख का जो मजदूर सत्याग्रह रखा है ये आंदोलन, आज उसकी रूपरेखा पहले से ही हमने तैयार कर ली थी। आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि यहाँ से भी हमारी जे फॉर्म लेकर के, एक जे फॉर्म होता है जिसमें यूनियन का चुनाव होता है, जे फॉर्म होता है, और एक दूसरा ये होता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए हमने लगा रखा था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। बोनस LTA है, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और जो 16 मार्च से जो लॉकआउट तालाबंदी हो रखी है उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई वार्ता नहीं बुलाई गई है श्रम भवन की तरफ से। हम भी स्कूल में खाना बनाते हैं, हमको पहले 203 रुपये मिलता है, 263 रुपये मिलता है, 513 रुपये मिलता था। आज बढ़ते बढ़ते 2000 रुपये हो गया। 2000 होने के बाद जब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने कहा था कि भोजन माताओं को 5000 रुपये दिया जाएगा, पहले तो न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, न्यूनतम वेतन नहीं भी दिया जाएगा तो भोजन माताओं को 5000 रुपये दिया जाएगा। 5000 रुपये देने के बाद वो अपने बातों से मुकर गए। जब उनके पास हम गुलर भोज उनके भवन में गए, उनने कहा कि ये बात मैंने नहीं कही है। हमने कहा सर आपने ये बात क्यों नहीं कही है, हमारे पास आपकी जीव भी है और ये उसकी पेपर की कटिंग भी है। आप लोगों ने जब ये बात कही तभी तो ये बात आगे बढ़ी है। जब हम अपने मुख से कोई बात बोलते हैं तभी तो हमारी ये बात आगे जाती है। जब हम बात बोलेंगे नहीं तो कहाँ से बोलेंगे सर। हमारी मांग है, साफ सुथरी मांग है। हमने मांग पत्र लगाया था इंक्रीमेंट के लिए और हर यूनियन लगाती है, लेकिन जो है कंपनी हमारे मांग पत्र पर समझौता ना करके हमारे साथियों को बर्खास्त कर दिया, जो कि मतलब घृण्य काम है ये कि बर्खास्त कर दिया, जो समझौता पत्र पर ना बात करके। उसके बाद 18 से आज तक गतिरोध जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीच में जो है प्रदर्शन करते रहते थे, क्योंकि 20 में जो है हमारे 195 साथियों को चेन्नई ट्रांसफर कर रहे थे ये। उस समय भी हम लोग जो कि हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में है कि पूरा उत्तराखंड से बाहर हम नहीं जाएंगे, उसमें जो है प्रदर्शित है और हम लोग जो जीते हैं उसको। लेकिन जो है कंपनी प्रबंधक जानबूझ के हमारी यूनियन तोड़ने के लिए 195 लोगों को बाहर कर रहे थे यहाँ से, और वो हमने जीत हासिल करी थी। 27 दिन के लिए इनको बैठा के सैलरी देनी पड़ी थी उच्च न्यायालय से। कि जो इनका प्रबंधन है उसके द्वारा इनके कई 2 साल लगे, कुछ समय पहले यूनियन के नेताओं को हटा दिया, उनको बहाल करने की। इसके अलावा जो मुख्य मांग इनकी है कि जो ठेकेदारी प्रथा से वहाँ काम हो रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाई जाए। इनके बोनस के कुछ इश्यू हैं उनको दूर किया जाए, और विधान परिवर्तन संबंधी कुछ जो हमारे विभाग से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी इन्होंने उठाया है। तो इसमें हमारे कई स्तरों पे जो कार्रवाई होती है, DLC लेवल पे, ALC लेवल पे, उस संबंध में हमारे वहाँ से निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इन पे कार्रवाई कर ली जाए। क्योंकि कुछ बीच में ये इनसे लगातार वार्ताएं भी चल रही है, मजदूरों और जो संबंधित हमारा प्रबंधन है इंटार्क का, उसकी कई दौर की वार्ताएं चली हैं। तो वार्ताओं में कभी सहमत बनती है, कभी नहीं भी बन रही है। तो उसी बीच इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जो प्रबंधन ने है वो तालाबंदी की है इस बीच, तो उसको लेके भी उन पे आक्रोश है। तो इसमें हमारे विभाग द्वारा, हमारे जो ALC और हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी वहाँ होते हैं, उनके द्वारा जो विधिक रूप से पोजीशन है, जो कार्रवाई है वार्ता के द्वारा या नोटिस के माध्यम से, उसको हम।
खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सिपाही अरुण कुमार मौर्य को क्षेत्र के तमाम लोग और पुलिसकर्मियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सिपाही का अंतिम संस्कार दिनेशपुर के शमशान घाट पर किया गया। बता दें कि अरुण कुमार मौर्य विगत दिनों हल्द्वानी से बागपत के लिए कैदी लेकर लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर दिनेशपुर में लाया गया, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ओम शांति। आज हृदय विदारक घटना के साथ पूरे परिवार के साथ पूरा क्षेत्र दिनेशपुर जुड़ा हुआ है। मौर्य जी हमारे साथ लगभग 30 वर्ष हम लोगों के साथ कार्य किया और इकलौता पुत्र जो हमारे भी पुत्रवत था और सबका सम्मान करता था और पूरे क्षेत्र के अंदर उसका एक अपार स्नेह था। उसकी इस हृदय विदारक घटना को सुन करके पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा। परसों रात जाने से एक दिन पहले वो मुझसे रात में 9 बजे मिल कर गया। ज़्यादा देर बात नहीं हुई थी, किसी को विधि का विधान का पता नहीं था कि वो एक कैदी को लेकर के जा रहा था और वहाँ कोर्ट में पेश करने के बाद भी लौट रहा था। लेकिन क्या ये साजिश थी या एक आकस्मिक घटना थी, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और वो दिवंगत हो गए और साथी भी घायल हुए। अब मैं उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके समस्त परिवार, समस्त प्रियजन और समस्त क्षेत्रवासियों को उसके इस दारुण दुख को सहन करने की अपार शक्ति प्रदान करे और उस परम आत्मा को परम शक्ति अपने चरणों में स्थान दे। प्रशासन जब से उनका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुए, साथ लगा हुआ है और वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ पूरे परिवार के साथ खड़ा हुआ है। पूर्ण सहयोग उनका प्राप्त होता है। मैं इस प्रशासन का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, विज्ञापित करता हूँ कि वे आगे भी इस परिवार के लिए जो कुछ संभव हो सकेगा अधिक से अधिक अपने प्रयासों से सहायता करने का कष्ट करेंगे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।